हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूं और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बायोलॉजी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था सेल, उसको आज हम खत्म करेंगे। सेल का आपने स्टार्टिंग का चैप्टर नहीं देखा है, आपको फ्लैश स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप सबके लिए इम्पोर्टेंट एक नोटिस है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन चल ही रही है, जिसमें कि हम एनसीईआरटीज को प्रिपेयर कर रहे हैं डीपली। तो ये एनसीईआरटीज की सीरीज आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। प्लस यहाँ पर मैंने सुपर टेट की यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करवाई है, जिसमें कि मैंने यूपी बोर्ड की जो आपकी टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें कि मैं बात करूं साइंस की, आपकी यूपी बोर्ड की बुक जो एससीईआरटी बुक है, उसकी मैंने समरी स्टार्ट करवा दी है। 2 सेशंस हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लो। यहाँ पर मल्टीपल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो रही है और एनसीईआरटी जहां जहां आती है, चाहे आपका 78 बीपीएससी हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे आपका एच टेट हो, ये सारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है। और एचसीईआरटी जहां जहां आती है वो सारे वीडियोस आपके एचसीईआरटी वाले वहां के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो इन सेशन से जरूर जुड़ा करिए। साथ ही साथ सीटेट की प्रिपरेशन भी अगर आप करना चाहते हैं तो चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा है कि 3 दिन में सीटेट पार वाला जो वीडियो है, तो आपको एक वीडियो दिया गया है, उसमें कंप्लीट आपको साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराया है एक वीडियो में। उस वीडियो को जरूर देखना, वो वीडियो बहुत काम का वीडियो है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आपको कंटेंट दिया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पर क्लिक करके देख लेना अगर कोई सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और एक और स्मॉल छोटी सी बात आपके लिए कि हर सैटरडे को अब मैं लाइव आऊंगी। लाइव का टाइम आपका रहेगा 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच में। तो इस टाइम के स्लॉट के बीच में मैं लाइव आऊंगी, आपको पहले ही टेलीग्राम पे बता दूंगी। तो उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम जीके जीएस का रैपिड फायर सेशन करने वाले हैं। आपकी जीके जीएस इस तरीके से मैं रिवाइज आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं हम इस डायग्राम से। इस डायग्राम को देखकर समझ रहे होंगे कि 2 तरह के सेल्स मैंने बनाए हैं। पहला वाला सेशन देख लेना इसका, है ना, सेल वाला स्टार्टिंग वाला। तो ऊपर है प्लांट सेल, नीचे है एनिमल सेल। प्लांट सेल एनिमल सेल में सबसे मेजर डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल, आपकी कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, अपितु आपके जो एनिमल सेल्स होते हैं, जंतु आपकी कोशिकाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ इसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पर दोनों होती है प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो यहाँ पर जो प्लांट सेल्स होते हैं, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, बल्कि एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। ये कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। मैंने आपको प्रीवियसली भी कराए हैं अभी पिछला वीडियो में। अभी यहाँ पर हम एक एक चीज को देखते जाएंगे और एक एक चीज का डिस्क्रिप्शन हम अब पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्या, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो आप यहाँ देख सकते हैं रफ ईआर, यहाँ देख सकते हैं स्मूथ ईआर। तो इसका मतलब कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्मूथ ईआर, एक होता है रफ ईआर। आपके एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन आया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपेरेटस से। तो ये 2 जो सेल के ऑर्गेनेलीज होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। एज सच क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी की लाइन से उठकर आता है। तो यहाँ पर पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो 2 तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एक होता है चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन होगा, ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। अब आप वापस से स्ट्रक्चर के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस के पास हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें लाल लाल सा कुछ जो दिख रहा है, वो लाल लाल सी बिंदिया क्या है, ये आपके क्या है, राइबोसोम्स। तो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, वो सरफेस कैसी हो जाती है, वो सतह कैसी हो जाती है, वो खुरदरी सतह हो जाती है, इसीलिए उसका नाम हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अभी हम इसका फंक्शन भी देखेंगे, क्या कौन सा फंक्शन कर रहा है। अभी सिर्फ इतना समझो कि
पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके के देखे जाते हैं, एक रफ और एक स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते। तो यहाँ देख सकते हो ये हो गया हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, अगर इसकी लोकेशन पूछी जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कि कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं एक सेल के अंदर, चाहे आपका प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इनकी लोकेशन क्या होती है, ये न्यूक्लियस के पास पाए जाते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियस नाभिक। ठीक, अब आपको देखना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, इसका काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर होते हैं प्रेजेंट राइबोसोम्स, इसीलिए इसका फंक्शन हो जाता है प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन में। क्या मैंने बोला, इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने के कारण इसका फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोटीन के सिंथेसिस में। अब प्रोटीन का सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन जो प्रक्रिया होती है वो बाद में पढ़ना है, अभी वो हम पढ़ेंगे बाद में। आपका जब मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाऊंगी जो अपनी क्लास 11th में 12th में है वो कराऊंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना समझना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में और सेक्रीशन में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब दूसरी बात होती है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है लिपिड के क्या सिंथेसिस में। पर जहां बात आए लिपिड की वहां हो जाएगा स्मूथ, जहां बात आए प्रोटीन की वहां हो जाएगा रफ। ठीक है, इतनी बात आई होप सबको क्लियर हो गई होगी कि आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन के सिंथेसिस और सेक्रेशन में। आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, ये आपका लिपिड के आपके सिंथेसिस में इसका रोल होता है। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको दूसरा ऑर्गेनेली देखना है जो कि है गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। ठीक, गोल्गी अपैरेटस का भी लोकेशन क्या है, नाभिक के पास होता है, और साथ ही साथ इसका लोकेशन एक और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है कि गोल्गी अपैरेटस आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाए जाते हैं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी चीज सिक्रीट आउट हो रही है, जो भी चीज सिंथेसाइज हो रही है, उसका क्या कर रहा है ये गोल्गी बॉडी, उसको क्या करता है, पैकेज करता है, मॉडिफाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, अभी सिर्फ सुनो, अभी मैं समझाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ डीपली। सबसे पहली बात है कि गोल्गी अपैरेटस कहाँ पे है, तो ये देखिए, ये जो लाल लाल से मैंने बनाए हैं ये आपकी हो गई गोल्गी बॉडी, दोनों में पाई जाती है, आपकी प्लांट सेल में भी और आपकी एनिमल सेल में भी ये पाई जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपको थोड़े से मुड़े हुए इस तरीके से का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा इस तरीके से, तो ये क्या हो जाता है, आपके सिस्टर्ने होते हैं इनके, तो ये चीज आप यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ट्रांस फेस और सिस फेस होता है, इतना समझ लो कि ट्रांस फेस और सिस फेस क्या होता है। सिस फेस मतलब ऐसा फेस जहां पर कोई भी चीज सिक्रीट होकर सिंथेसाइज होकर आ रही है, और ट्रांस फेस में क्या होगा, मैच्योर होकर वो चली जाएगी जहां पर उसे जाना है। ठीक है, इतना सिर्फ समझो कि सिस और ट्रांस क्या है। सिस फेस जहां पर वो बनकर आ रही है, बन रही है, बनकर आई और ट्रांस फेस से चली गई। ठीक है, इतना ट्रांस फेस मतलब मैच्योर्ड फेस हो जाता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पहला मैंने बताया क्या कि प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस और प्रेजेंट नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। इसका मतलब कि यहाँ पर वापस से डायग्राम में आएंगे, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इससे जो भी चीज सेक्रेट हुई, तो जो भी चीज में क्या सेक्रेट हुआ होगा, प्रोटीन सेक्रेट हुआ होगा और आपका लिपिड सेक्रेट हुआ होगा। तो ये प्रोटीन और लिपिड का जो सेक्रेशन हुआ यहाँ से, ये क्या होगा, ये यहाँ से सेक्रेट आउट होकर इधर इस तरह से अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी चीज बनती है कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको क्या करता है, पैकेजिंग का काम करता है गोल्गी अपैरेटस। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको गोल्गी अपैरेटस के फंक्शन के बारे में समझनी है कि वो क्या करता है, पैकेजिंग करता है मटेरियल्स जो भी क्या है सिंथेसाइज हो रहे हैं कहां पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या सिंथेसाइज होता है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रोटीन्स और आपके लिपिड्स। तो इनका जब सिंथेसिस हुआ तो उसको पैकेज किसने किया, गोल्गी बॉडी ने किया। तो गोल्गी बॉडी का काम पहला क्या हो गया, पैकेजिंग हो गई। तो पैकेजिंग आपकी दो तरीके से होती है, पैकेजिंग आपकी दो तरीके से होती है। एक तो होती है इंट्रासेल्यूलर, मतलब कि सेल के अंदर इंट्रासेल्यूलर पैकेजिंग हो रही है, इसका मतलब कि ये पैकेजिंग गोल्गी अपैरेटस सेल्यूलर, ये जो
प्रोटीन्स है या लिपिड्स है, ये गोल्गी बॉडी अपने लिए इस्तेमाल करती है। ठीक है, अगर इंट्रासेल्यूलर है तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगी, अपने लिए इस्तेमाल करेगी, अपने लिए यूज में लाएगी। ठीक है, अगर ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर बाहर की तरफ, मतलब कि अब ये जो सिंथेसाइज हुए प्रोटीन और लिपिड्स, इनको पैक किया और पैक करने के बाद सेल के बाहर भेजा, सेल के बाहर भेजा, इसका मतलब कि अन्य जगहों पर इसका क्या होगा, यूज होगा। गोल्गी एपेरेटस के अलावा अन्य जगह पर सेल में इसका यूज होगा और सेल के बाहर भी ये जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या बोला कि पैकेजिंग हुई किसकी, प्रोटीन्स की और लिपिड की। अगर ये पैकेजिंग इंट्रासेल्यूलर हो रही है, इसका मतलब कि गोल्गी बॉडी जो ये प्रोटीन और लिपिड बने इसका खुद में इस्तेमाल कर रहा है। अगर ये खुद में इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो जो मटेरियल्स बने वो एक्स्ट्रा सेल्युलरली क्या जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं गोल्गी बॉडी से। ठीक है, इतनी बात सबको आई होप क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशन की। तो दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो गया, अभी हमने ये समझा कि कोई भी चीज प्रोटीन और लिपिड बनी वो किस तरीके से पैकेज हुई और गोल्गी एपेरेटस ने खुद ने यूज कर ली या उसको बाहर उसको दे दिया एक्स्ट्रा सेलुलरली, वो बाहर चली गई सेल से। ठीक, अब दूसरी बात क्या है कि मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन मतलब कि देखो यहां पर बना क्या था, यहां पर बना था प्रोटीन और लिपिड, और ये लोकेशन क्या थी प्रोटीन और लिपिड की बनने की, ये थी आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है। अब यहाँ पर मॉडिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि कोई चीज क्या हो रही है, मॉडिफाई हो रही है। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है तो क्या बना लेता है, ये आपका यहां बना लेता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, तो यहां पर बन जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट मिलकर क्या बना लेता है, अब जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है तो अब बना लेता है ग्लाइकोलिपिड। तो ये क्या हो जाता है, ये आपका मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो जो आपके गोल्गी एपेरेटस होते हैं ये क्या होती हैं, ये साइट्स होती हैं किसकी, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्मेशन की। किस तरह से फॉर्मेशन हुआ यहाँ पर समझा हमने कि प्रोटीन ने जब कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या करा, मॉडिफिकेशन हो गया इनका, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बन गए। लिपिड जब कार्बोहाइड्रेट के साथ कंबाइन हो जाता है तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाता है। और ये सब चीजें कहाँ बन रही हैं, ये सब चीजें आपके गोल्गी एपेरेटस में बन रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सबसे पहली बात है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर इधर, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर इधर। अभी जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी मैं एक एक टॉपिक इनका एक्सप्लेन करती जाऊंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास होता है, पहली चीज। गोल्गी एपेरेटस के पास होता है, दूसरी चीज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और इसका क्या करना, सेक्रेशन करना। दूसरा काम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट होते, वो क्या हो जाते हैं, वो आपके लिपिड्स का फॉर्मेशन करते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाते हैं। अब दूसरी बात कि गोल्गी एपेरेटस क्या होता है। गोल्गी एपेरेटस सबसे पहली बात है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है वेसाइकल्स के थ्रू इनके पास आती है, वेसाइकल्स में भरी रहती है, इस तरीके से आ जाती है। तो इनका काम क्या होता है, ये पैकेज करते हैं। एक तरह से ये फ्लिपकार्ट और अमेजोन वाला काम कर रहे हैं कि इन्होंने तो क्या करिए, तो इस तरह से फैक्ट्री है बनाया, बनाने के बाद पैकेज कौन कर रहा है, फ्लिपकार्ट वाला काम। तो फ्लिपकार्ट क्या कर रही है, पैकेज कर रही है और मॉडिफाई करके दूसरी जगह तक भेज रही है। तो पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन का काम किसका हो जाता है, वो हो जाता है गोल्गी एपेरेटस का। जब ये मॉडिफाई होती है तो किस फॉर्म में हो जाती है, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स के फॉर्म में ये मॉडिफाई हो जाती है। आई होप यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ, बाकी पॉइंट्स आपको मैं क्लियर करती हूँ। चलिए तो आप स्टार्ट कर देते हैं लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स आपके प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं और इनका रोल क्या होता है, ये एक तरह से डाइजेशन का काम करते हैं, क्योंकि ये होती हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक इन नेचर, मतलब जल अपघटीय ये एंजाइम्स होती हैं। डिफरेंट चीजों को ये डाइजेस्ट करने का
काम करती हैं, जैसे कि अगर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रही है तो किन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करेगी, प्रोटियोजेस के द्वारा, ठीक है। अगर लिपिड को डाइजेशन हो रहा है तो लाइपेजेस के द्वारा, अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कराना चाह रही है सेल के अंदर तो ये कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम सिक्रीट आउट करती हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपकी लाइसोसोम्स होती हैं ये सुसाइडल बैग्स की तरह भी एक्ट करती हैं। जब ये समझ लेती है कि अब सेल बेकार हो गया है, अब इसमें प्रॉपर सेलुलर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है, तो उस समय ये क्या करती हैं, ये अपने अंदर जितनी भी एंजाइम्स हैं, लाइसोसोम्स के ही अंदर एंजाइम्स होती है, तो वो लाइसोसोम्स के अंदर की जो एंजाइम्स है वो बाहर निकलने के लिए क्या करती हैं, अपने आप को बर्स्ट कर देती हैं, फाड़ देती हैं। तो ये जब लाइसोसोम्स फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, तब क्या करते हैं, सारे जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये पूरे सेल में फैल जाती हैं और इससे क्या है, सेल अपने आप को डैमेज कर देती है, खराब कर देती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेली है जो कि सुसाइडल बैग की तरह एक्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा आपका लाइसोसोम्स। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इनके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती है जिनका रोल होता है डिफरेंट जितने भी आपके कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको क्या करना, उनको इमल्सिफाई करना या डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को सिंपल फॉर्म में तोड़ देना और इसके बाद इनको डाइजेस्ट कर देना, ठीक है। चलिए, और ये हमेशा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो लाइसोसोम्स होते हैं ये भी आपका वन डे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा एनवायरनमेंट है जो कि लाइसोसोम्स को काम करने के लिए बहुत मददगार साबित होता है। तो इनके लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए ये हमेशा एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। अगर पीएच आपका क्षारीय होगा या उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा, तो ये लाइसोसोम्स आपकी काम नहीं करेंगी। तो ये लाइसोसोम्स आपकी एक्टिव होती है एट अ एसिडिक पीएच या ऑन एसिडिक पीएच। और ये बनाता कौन है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है और क्लास 11th स्टैंडर्ड की बुक में लिखा हुआ है एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट कि ये जब पैकेजिंग हो रही होती है गोल्गाई एपेरेटस के अंदर, देखो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक में लाइन लिखी है कि ये कहाँ बनती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। क्लास 11th एनसीईआरटी बुक में एक लाइन लिखी है कि जब पैकेजिंग हो रही होती है गोल्गाई एपेरेटस में तब ये लाइसोसोम्स बनती है। तो दोनों तरह से आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर को टिक करना है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाता है और जब पैकेजिंग हो रही होती है गोल्गाई एपेरेटस में तब भी ये बन रही होती है, मतलब कि वहां से बन रही है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रही है और पैकेज हो रही है तो उस बीच भी ये बन रही होती है, ठीक है। चलो, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम एक तरह से हमारे सेल का होता है, ठीक। चलिए अब बात कर लेते हैं कि वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स जो आपकी रसधानी होती है, ये रसधानी प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा बड़ा एरिया कवर करती है। मोस्टली 80 to 90% एरिया पूरा कवर्ड होता है किसमें, वैक्यूल से। तो वैक्यूल्स ये देख सकते हैं आपका ये पूरा एरिया ये कवर करती है, सेल को अच्छी तरीके का शेप प्रोवाइड करती है, सेल का एक स्ट्रक्चर अच्छा सा मेंटेन करती है, ये सब इसका काम होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि वैक्यूल जो है ये बाउंड करती है क्या, टोनोप्लास्ट से, ठीक है। टोनोप्लास्ट का काम क्या होता है, मतलब वैक्यूल है, अब वैक्यूल के ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा, टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट का काम क्या होगा, ये आयंस को इधर से उधर ले जाने में मदद करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो वैक्यूल है इसके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो इसके अंदर पानी होता है, रस होता है साफ के फॉर्म में, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब उत्सर्जन पदार्थ भी आपके इसके वैक्यूल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर छोटा वैक्यूल होता है, ठीक। तो ये दो चीज यहाँ पर आपको लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जो प्रेजेंट होता है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। जैसे कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन मतलब कि आपका एटीपी का फॉर्मेशन, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ऊर्जा का स्राव हो रहा है, तो ये ऊर्जा हमारी कहाँ से बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो मतलब एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है एक तरह से, आप यहाँ देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा, न्यूक्लियस देखा, न्यूक्लियस के बाहर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखा, गोल्गी एपेरेटस देख लिया, वैक्यूल देख लिया, लाइसोसोम देख लिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं क्या, अब हम देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये अंदर का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से ये पूरा बाउंड हो जाता है, ये आउटर, ये बाहर की बाउंड्री हो गई और ये इनर की बाउंड्री हो गई। तो इनर की बाउंड्री क्या बनाती है, ये आपकी क्रिस्टे बनाती है, ठीक है, जो कि फोल्डिंग्स है, और आउटर बाउंड्री क्या होती है, ये आउटर मेम्ब्रेन बाउंड्री बनाती है।
क्लियर, इतना बस इतना ही समझ लो। दो तरह की बाउंड्रीज होती है, आउटर और इनर। आउटर बाउंड्री, आउटर जो मेम्ब्रेन है बाउंड्री बनाती है, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे बनाती है, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया का। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका क्या क्या चीज है, क्या काम होता है, तो क्या काम होता है, सिंपल एक चीज कि ये एटीपी का फॉर्मेशन करती है। इसके पास 70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बीपीएससी ने पूछा हुआ है क्या कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास कौन सा, मतलब राइबोसोम्स किस टाइप का होता है, या राइबोसोम्स प्रेजेंट होता भी है कि नहीं होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास 70s टाइप का राइबोसोम्स पाया जाता है। तो यहाँ पर ये 70s इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने नोट में नोट कर लीजिएगा। एनसीईआरटी की लाइन है क्लास 11 टेक्स्ट बुक की। इसके पास दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको नोट करना है स्टार मार्कर, कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, एससीडीएनए इसको बोलोगे। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए किसके पास पाया जाता है, सिंगल एस और सर्कुलर डीएनए, ठीक है। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है किसके पास, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत ही कम मात्रा में आरएनएज होते हैं प्रेजेंट, तो ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, इसलिए आपको ये पता होनी चाहिए, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन बाय भी सेशन ये करता है, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो सेलुलर एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में देता है। ठीक, फिशन की प्रक्रिया से ये क्या करता है, डिवाइड करता है। तो ये डिवीजन किसके प्रक्रिया से होता है, ये डिवीजन होता है फिशन की प्रक्रिया से। फिर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। वो कहाँ पाए जाते हैं, वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो आपको इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या याद रखना है, पहला तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, 70s टाइप का आपका राइबोसोम होता है, सिंगल सर्कुलर आपका डीएनए पाया जाता है। फिर हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। हम फिशन की प्रक्रिया से ये डिवाइड होता है, फ्यू आरएनएस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का भी पार्ट हमारा हो गया। तो अब बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। तो प्लास्टिड्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और यूरिनॉइड्स में पाए जाते हैं। साथ ही साथ आपको पढ़ना है प्लास्टिड के टाइप्स, और आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में प्लास्टिड के टाइप से, ठीक है। तो एक एक चीज मैं बताती चलूंगी किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हैं। तो सबसे पहली बात है प्लास्टिड के टाइप्स की, कि क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये तीन तरह के प्लास्टिड्स आपको पढ़ने हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, ठीक है। क्लोरो नाम से ही प्रेजेंट है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग है, तो इसका मतलब कि पहले जो है आपके क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्या होता है, इसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब बात आ जाती है क्रोमोप्लास्ट, तो क्रोमो, क्रोमो मतलब कलर, तो कलर से ही संबंध हो रहा है क्रोमो का। तो क्रोमोप्लास्ट ऐसे प्लास्टिड्स होते हैं जो कि किसी भी पौधे को कलर देते हैं, या फ्रूट्स को कलर देते हैं, या आपके लीफ में कलर, डिफरेंट डिफरेंट तरह की लीव्स होती हैं कलरफुल। तो ये जो कलर वाली चीजें होती हैं, जितनी भी कलर इम्पार्ट करने की चीजें हैं, वो सब क्रोमोप्लास्ट के अंदर आ जाती हैं। जैसे कि इसमें एक और चीज है कि क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है कि कौन से ऐसे प्लास्टिड है, मतलब किस टाइप का ऐसा प्लास्टिड है, क्रोमो, क्लोरो की आपल ल्यूको, कि ये वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन से हो जाते हैं, आपके क्रोमोप्लास्ट आपके वसा में घुलनशील है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल कलर को इम्पार्ट करते हैं। जैसे कि आपका रेड हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, तो ये सब कलर कौन देता है, कैरोटीन पिगमेंट देते हैं, और इसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल। तो आपके क्रोमो की बात जहां पर आ जाएगी, तो क्रोमो मतलब कलर वाला, तो कलर वाली चीजें आपको क्रोमोप्लास्टिड्स के अंदर पढ़नी है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो आपके, मैं वापस से रिपीट कर दे रही हूँ कि ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स इनके पास रहता है। ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये कैरी करते हैं, जो कि इम्पार्ट करते हैं कलर को रेड, येलो या ऑरेंज, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। अब बात आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट की, कि ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें क्या है, जो क्या है, कलरलेस है, रंगहीन है। तो जो कलरलेस प्लास्टिड्स है, एक प्लास्टिड के अंदर जो कलरलेस प्लास्टिड है, वो कलरलेस प्लास्टिड का फिर काम क्या हो जाएगा, इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना, इनको संग्रहित कर कर रखना, जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक तत्व है, ठीक है। तो स्टोर न्यूट्रिएंट्स का काम किसका हो गया, कलरलेस प्लास्टिड का हो गया। अब अमाइलोप्लास्ट,
अमाइलोप्लास्ट है तो इसका मतलब कि अमाइलो मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है, तो ऐसे प्लास्ट है जिसमें अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर वाले हो गए, ठीक है। एलियोप्लास्ट, तो एलियोप्लास्ट क्या होते हैं, ये आपके तेल लवक, ठीक है, ये आपके मंड लवक। तेल लवक मतलब कि ये आपके क्या करेंगे, ये आपके ऑयल को या फैट्स को स्टोर करेंगे, तो यहाँ पर ऑयल या फिर आपका फैट्स, तो इनका स्टोरेज कौन करता है, आपके एलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलियोरोप्लास्ट की, तो एलियोरोप्लास्ट तो ऐसे प्लास्टिड्स जो कि प्रोटीन का संग्रहण करते हैं, मतलब प्रोटीन को संग्रहित करते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ के प्रोटीन लवक होते हैं, ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स को स्टोर कर कर रखेंगे। तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स हो जाते हैं, अमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, आपके फिर आया आपका एरियोप्लास्ट, तो एलियोरोप्लास्ट आपके प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं, एलायोप्लास्ट आपके एलियोप्लास्ट या एलायोप्लास्ट जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, तो ये आपके फैट्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट की क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जैसे पता है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग है, फोटोसिंथेसिस में उनका रोल है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम होता है, पहली चीज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके पास जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, डीपली अगर पूछना होता है एग्जामिनर को तो ये क्वेश्चन पूछता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जहां पर प्रकाश संश्लेषण होता है तो वो कहां पर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल पिगमेंट, तो यहाँ पर होता है ये थैलाकॉइड में, ठीक है। आओ स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर यहाँ मैंने बनाकर रखा है, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अब देखो इसमें क्लोरोप्लास्ट में ये जो आपको ऐसा ऐसा डॉट डॉट बना है, मतलब कि ये जो लिक्विड यहाँ प्रेजेंट है ये होता है स्ट्रोमा। ये आपका एक जो सिक्का है, एक सिक्का ये थैलाकॉइड और सिक्के एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हो जाता है ग्राना, ठीक है। तो एक सिक्का थैलाकॉइड और एक साथ सिक्के सब स्टैक सिक्के की तरह एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखे होते हैं, स्टैक जैसे कि पाई होता है, तो वो बन जाता है ग्राना, ठीक है। तो थैलाकॉइड ही वो जगह है जहां पर क्या प्रेजेंट होता है, जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेसोफिल सेल्स, और मेसोफिल सेल ही एग्जैक्ट लोकेशन होता है फोटोसिंथेसिस की साइट का। अभी तक हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से बात। क्वेश्चंस जब आपको हायर लेवल में थोड़ा सा क्वेश्चन हाई लेवल करके पूछते हैं तो इस तरीके से पूछते हैं क्वेश्चन। पहले अगर सिंपल पूछा तो क्या पूछेंगे कि कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो सबको पता है लीफ में होता है फोटोसिंथेसिस, सब ये क्वेश्चन आप हर कोई दे सकता है। अब एग्जैक्टली पूछा जाएगा कि कहां पर कहां कौन सी साइट है, लोकेशन है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, अगर हाई लेवल में पूछना है तो आपका आंसर हो जाएगा मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। सेल के मेसोफिल सेल में पर्ण मध्योतक आपके कोशिका के अंदर साइट होती है, ये साइट होती है फोटोसिंथेसिस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या याद रखनी है कि लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, सबको पता है, पर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के थैलाकॉइड के अंदर, ठीक है। ये क्लास 11th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो उसको आपको याद करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ तक पॉइंट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स जॉर्ज पेलेट द्वारा राइबोसोम्स की पहली बार खोज की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज की ये आरएनए और साथ ही साथ आपका प्रोटीन से मिलकर ये राइबोसोम्स बने होते हैं। तो राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स 80S के पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम 70S के पाए जाते हैं। ये सब आपको एक ऐसे डाटा है जो आपको याद रखना है। आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है राइबोसोम्स, आरएनए और प्रोटीन्स का बना होता है राइबोसोम्स, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद ये जो एस है, इसमें एस ये क्या होता है, ये स्वेटबर्ग्स यूनिट होती है जो कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिटरमाइन करती है और जो बताती क्या है, डेंसिटी, घनत्व और किसी भी उसका साइज, ठीक है। तो क्या बताती है, साइज और डेंसिटी बताती है। एस स्टैंड्स फॉर आपका स्वेटबर्ग्स यूनिट जो कि बताता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। और एस क्या हो जाएगा, ये आपका ये बताता है क्या, डेंसिटी और साइज को, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हुई होंगी।
अब इसमें बचा जो इम्पोर्टेंट चीज आपका इस चैप्टर में बची है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को थोड़ा डीप पढ़ना है, वो इसलिए मैंने छोड़ दिया है। न्यूक्लियस अब मैं आपको नेक्स्ट सेशन में कराऊंगी, और साथ ही साथ आपको फ्लूइड मोज़ैक मॉडल कराऊंगी, जो कि आपका पीजीटी टीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फ्लूइड मोज़ैक मॉडल और न्यूक्लियस, आपका नाभिक, इसका पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से उसमें प्रेजेंट होती है सारी चीजें, वो सब मैं आपको क्लियर करूंगी नेक्स्ट सेशन में। ठीक, तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई हो। आपको कैसा लगता है सेशन जरूर बताया करिए, कोई डाउट हो तो पूछा करिए। आप सॉरी, पूरा मार्कर ही कूद पड़ा। तो आप अगला क्या चाहते हैं टॉपिक, वो भी आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अदरवाइज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस चैप्टर से भी कई क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम्स में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। टिल देन, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।